संपूर्ण देश के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसकी गाइडलाइंस आज मध्य प्रदेश के किसानों की हाजिरी में समग्र देश के किसानों को अर्पित की जा रही है। हमारे सामने सबसे पहली चुनौती थी कि हिंदुस्तान के किसान के अंदर विश्वास पैदा किया जाए, बीमा योजना की एक ऐसी प्रोडक्ट दी जाए कि जिसके कारण किसान की सारी आशंकाओं का समाधान हो जाए। और इस देश में पहली बार ऐसी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है कि जिसमें किसान की सारी मुसीबतों का समाधान है। मेरी एक अपेक्षा है, आजादी के इतने साल हो गए, किसान का बीमा पर विश्वास नहीं रहा है। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप बीमा योजना पर विश्वास करें, एक बार प्रयोग करके देखें। और आज 20% से ज्यादा लोग बीमा नहीं लेते। क्या हिंदुस्तान के 50% किसान बीमा योजना में जुड़ने को, आगे आने को तैयार है? जितने ज्यादा किसान जुड़ेंगे, इतना सरकार की तिजोरी पर बोझ बढ़ने वाला है। जितने ज्यादा किसान बीमा लेंगे, सरकार की तिजोरी से उतना पैसा ज्यादा जाने वाला है। उसके बावजूद भी मैं किसानों से आग्रह करता हूं कि आप इस बीमा योजना के साथ जुड़िए। हिंदुस्तान में पहली बार किसानों की भलाई के लिए इतनी बड़ी योजना लाई गई है। और एक बार किसान इस योजना से जुड़ गया, तो आने वाले दिनों में प्राकृतिक संकट किसान को कभी डुला नहीं पाएंगे, हिला नहीं पाएंगे, डरा नहीं पाएंगे। सरकार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी रहेगी। प्राकृतिक आपदाओं की मार से जो किसानों की तबाही होती है, किसान परिश्रम करता है, पसीना बहाता है, खेती करता है, कर्जा लेता है, घर की पूंजी लगाता है, और जब प्राकृतिक आपदा में नुकसान होता है तो एक तो राहत देने का जो पहले से योजना चल रहा था, उसके मानदंड इतने कम थे जो राज्य आपदा कोष और राष्ट्रीय आपदा कोष से मिलते थे। उन मानकों में प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी बढ़ोतरी की। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में जो फसल नुकसान हो जाता था, बर्बाद हो जाता था, उसकी पूरी भरपाई राहत से नहीं हो सकती थी। इसलिए देश में फसल बीमा योजना चल रही थी और उसमें इतनी विसंगतियां थी कि जिसके कारण किसानों का जो नुकसान होता था, जितना का नुकसान होता था उसको नहीं मिलता था। एक तो पूरे देश के अंदर अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रीमियम का रेट था, किसान को ज़्यादा प्रीमियम भी देना पड़ता था। इस सबके बावजूद किसान का नुकसान यदि 1 हेक्टेयर में 30,000 एकड़ की धान की खेती में लागत हुआ तो सरकार को अपने खजाने से पैसा नहीं देना पड़े, इसलिए कैपिंग कर दिया था। प्रीमियम भी ज़्यादा लेना और किसान को पूरी भरपाई नहीं हो, इसके लिए कैपिंग। अगर 30,000 लागत है तो मुश्किल से उसको जिस जिले का जिस प्रकार का जो प्रीमियम का दर है समानुपातिक तरीके से वो कम हो जाता था। यदि 30,000 का है तो 10,000 मिला, 15,000 मिला। दूसरा कि फसल की कटाई हो गई, उसके बाद खेत में यदि पड़ा हुआ है तो उसका बीमा नहीं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक प्रकार से किसानों के लिए अमृत की तरह योजना है। और इसमें पूरे देश के अंदर रबी का फसल 1.5% और खरीफ के फसल के लिए 2% प्रीमियम देना एक बहुत बड़ा किसान के लिए राहत का ये निर्णय हुआ कि रबी में 1.5%, खरीफ में 2% और समान रूप से पूरे देश में हर किसान को बीमा कराने पर देना है। फिर दूसरा कि जो कैपिंग था वो कैपिंग हटा दिया गया और किसान का यदि 1 हेक्टेयर में 30,000 का लागत है, 30,000 का बर्बाद हुआ
तो कोई कैपिंग नहीं होगा, 30,000 का 30,000 उसका भुगतान होगा। तो दो बहुत बड़ा राहत। और जो दो और मुद्दे थे कि बुआई, जो बीज की बुआई होती है उसका बीमा नहीं होता था, तो उसके भी बीमा का प्रावधान किया गया। और कटनी के बाद यदि खेत में फसल पड़ा हुआ है तो 14 दिन तक भी यदि पड़ा हुआ है तो उसका भी बीमा होगा, उसकी भी भरपाई हो गई। तो ये जो निर्णय हुए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के, इसके कारण किसानों को भारी सहायता मिलेगी, पूरी भरपाई होगी। और पहले जो व्यवस्था थी कि काफ़ी दिनों के बाद उनका भुगतान होता था। फसल बर्बाद हुआ, कर्जा लिया हुआ है, फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से कर्जा ले, चाहे सरकार का कर्जा ले, कर्जा के बोझ के तले कितने परिवार समाप्त हो गए देश में। इसमें व्यवस्था हम लोगों ने ये की है कि 25% राशि का तुरंत भुगतान होगा। और नई टेक्नोलॉजी से जितने लेखपाल हैं जो पंचायतों में रहते हैं उनको स्मार्टफोन देना, एक मोबाइल ऐप भी हमने जारी किया है, उसके माध्यम से तुरंत रिपोर्ट मंगाकर तुरंत उसकी राशि उसको मुहैया कराना। फिर ड्रोन की भी व्यवस्था कर रहे हैं, रिमोट सेंसिंग का भी विचार कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट लेकर और शीघ्र से शीघ्र उसका भुगतान हो। तो नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने का हम लोगों ने तय किया है। तो कुल मिला जुलाकर देश के किसानों के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसमें रुचि ली है, इसमें समय लगाया है, और देश के विभिन्न विशेषज्ञों से भी जानकारी लेकर, राज्य सरकारों से भी बातचीत करके, और किसान के लिए एक प्रकार का ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत कल्याणकारी योजना है। और मैं समझता हूँ कि देश का किसान जब तक सुरक्षित नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। इस दिशा में इस सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है और इससे देश के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। लेकिन अभी तक जानकारी के अभाव में 20% किसान ही बीमा करा सकते थे। बीमित किसान देश भर में 20% है। हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों में 50% किसानों का हो। और इसमें व्यवस्था है कि जो लोनी, गैर लोनी है, उनका भी बीमा हो, लेकिन जागरूकता नहीं। फिर कई राज्यों ने लैंड लीज पॉलिसी में प्रावधान किया है कि यदि बटाईदार है तो उसके भी खेत का बीमा हो सकता है। तो इस प्रकार से जितनी विसंगतियां थी उन तमाम विसंगतियों को दूर कर ये खरीफ के मौसम में 1 अप्रैल के बाद खरीफ के मौसम में योजना चालू होगी और निश्चित रूप से देश के किसानों को इससे का बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं मोनालिसा। बेमौसम बारिश अक्सर किसानों की मुश्किलें बढ़ा देती है। पिछले साल हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जो तबाही मचाई थी, उसके मंजर आज भी किसानों की आंखों में देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं। लिहाजा इस बार भी जब मौसम ने अचानक करवट बदली तो किसानों को फसल बर्बादी के अंदेशे ने आ घेरा। अच्छी बात यह रही कि इस बार प्रकृति की भी दया रही और मौसम का वो रौद्र रूप देखने को नहीं मिला जो पिछले साल था। जाहिर है इस बार का नुकसान पिछले साल की तुलना में बहुत कम, बल्कि कई जगह तो बारिश की बूंदें फसलों पर वरदान बनकर गिरी। फिर भी इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर साल किसी न किसी इलाके में मौसम की मार किसानों की मेहनत को लील जाती है। कुछ वैज्ञानिक उपाय अपनाकर नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है, लेकिन बर्बादी की पूरी भरपाई लगभग नामुमकिन है। लेकिन एक तरीका है जो जख्मों पर मरहम का काम कर सकता है, और वो है फसल बीमा। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से एक नई योजना शुरू की है। इस योजना में प्रीमियम दर इतनी कम कर दी गई है कि किसान आसानी से उसे अदा कर सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम यानी बीमा किश्त तय की गई है। इसके अलावा कटी फसल और पौधशाला को भी बीमा के दायरे में रखा गया है। अभी तक नुकसान का आकलन जिला, तहसील या ब्लॉक स्तर पर होता था, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसी एक किसान का नुकसान होने पर भी बीमित फसल के भुगतान का दावा किया जा सकेगा। नई फसल बीमा योजना के और कौन कौन से पहलू हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुनील कुमार,
सहायक निदेशक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, साथ ही राजीव चौधरी, महाप्रबंधक एग्री इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, डॉक्टर PC सुधाकर, उप प्रबंधक एग्री इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर देखते हैं यह रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना से पहले भी फसल बीमा के लिए योजनाएं आ चुकी हैं, लेकिन वह योजनाएं उतनी कामयाब नहीं हो पाई हैं। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पुरानी दोनों योजनाओं के अनुभव से तैयार किया गया है। देश में फसल बीमा की शुरुआत नई नहीं है, बल्कि यह शुरुआत तो 43 साल पहले ही हो चुकी है। पहली फसल बीमा योजना 1972 और 73 से लेकर 1978 और 79 में लागू हुई थी। उस समय कपास, आलू और मूंगफली जैसी फसलों को बीमा के दायरे में लाया गया था। इसके बाद 1979 से 1984 और 85 तक कुछ चुनिंदा राज्यों में खाद्यान्न और तिलहन के लिए प्रायोगिक तौर पर फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। इस योजना के आधार पर 1985 से 1999 तक विस्तृत फसल बीमा योजना चलाई गई। 1999 में तत्कालीन राजग सरकार ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की, जो 2010 तक चली, और 2010 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को संशोधित किया गया और संशोधित योजना 2013 तक चली। लेकिन इसके बावजूद कुल कवरेज का सिर्फ 23% हिस्सा ही बीमा के दायरे में आ पाया है। पिछली बीमा योजनाओं के पूरी तरह से सफल नहीं होने के पीछे वजह कुछ इस तरह से थी। 1999 में जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू हुई थी, उसमें किसानों के द्वारा दिया जाने वाले प्रीमियम की राशि तो कम थी, लेकिन 2010 में बनी संशोधित फसल बीमा योजना में प्रीमियम की राशि को बढ़ा दिया गया। लेकिन सरकार ने अब जो प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की है, उसमें किसानों को अब तक की सभी योजनाओं के मुकाबले सबसे कम प्रीमियम देना होगा। साथ में बीमा कराते समय किसान जितना प्रीमियम देगा, उसके मुकाबले सरकार उस किसान के खाते में 5 गुना प्रीमियम जमा कराएगी। फसल का नुकसान होने पर 1999 की पहली योजना में किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाता था, जिसे दूसरी योजना में कुछ घटा दिया गया। लेकिन अब नई योजना में पूरे मुआवजे के प्रावधान को फिर से शामिल कर दिया गया है। यही नहीं, फसल का नुकसान होने पर किसान को तुरंत प्रभाव से 25% मुआवजा उसके खाते में जमा करा दिया जाएगा। इससे पहले की योजनाओं में यह व्यवस्था नहीं थी। यही नहीं, प्रधानमंत्री फसल बीमा में अगर फसल काटने के 14 दिन बाद भी अगर फसल खेत में पड़ी है और इस दौरान कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो भी पूरे देश में किसान बीमा कवर लेने के लिए अधिकृत होंगे। 1999 वाली बीमा योजना में तो यह व्यवस्था थी ही नहीं, जबकि 2010 की बीमा योजना में सिर्फ तटीय क्षेत्रों और चक्रवाती तूफान वाले इलाकों तक ही इसे सीमित किया गया था। तो आपने रिपोर्ट देखी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आइए इस पर विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुनील जी, हमें बताएं आप सबसे पहले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? फसल बीमा एक योजना है जिसमें किसानों को उनके फसल उपज पर भी जो भी जोखिम होते हैं, प्राकृतिक जोखिम हो या किसी तरह के और जोखिम हो, उसके विरुद्ध जो हानि होती है फसल की, उस दशा में उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैसा कि किसान भाइयों को मालूम होगा कि हमारे देश में खेती जो है मुख्यतः मानसून पर निर्भर करती है, और मानसून हमेशा कभी अच्छी मानसून आती है, कभी विपरीत मानसून आती है, कभी किसी में कीट लग जाते हैं। तो ये सारे जो उसमें जोखिमें हैं, उसके विरुद्ध हमें जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट होता है, मतलब आप वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि किसानों की आय, जो उनकी एक निश्चित आय होती है, वो निरंतर बना रहे। वो कृषि में अपनी जो उपज के लिए जो भी उन्नत टेक्नोलॉजी है, खाद है, बीज है, सारे चीज़ उसमें डालते रहें। रोज जो किसान भाई ऋण लेते हैं, उसकी ऋण की अदायगी भी हो और बैंकों द्वारा कृषि ऋण की सतत प्रवाह बना रहे। इससे हमारे देश में खाद्य सुरक्षा भी रहेगा और किसान भी सुरक्षित रहेंगे। इसी संदर्भ में अभी इस सरकार ने
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है। तो आइए चर्चा को और भी आगे बढ़ाते हैं। राजीव जी, अब आप हमें समझाएं कि ये योजना कार्य कैसे करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दूसरी जो बीमा की योजनाएं हैं उनसे थोड़ा सा अलग तरह से क्रियान्वित होती है। इसमें भागीदारी जो है राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की तो है ही, जो कि पॉलिसी बनाती है, उसके साथ राज्य सरकार की बहुत बड़ी इसमें जिम्मेवारी है। और इसके साथ बैंकों को भी जोड़ा गया है और इंश्योरेंस कंपनी को जोड़ा गया है और किसान, इन सब के समन्वय से इस पूरी योजना को लागू किया जाता है। तो जैसे कि पहले राज्य सरकार ये निर्धारित करेगी कि कौन सी फसल जो है उनको कवर करनी है। उसके बाद बैंकों की ये भूमिका रहेगी कि जो ऋणी किसान हैं उनको किस तरह से इसके माध्यम से कवर किया जाए। और इंश्योरेंस कंपनीज का ये जिम्मेवारी रहेगी कि जब भी नुकसान हो किसान भाई को जो है उसकी भरपाई हो। और किसानों की तो भूमिका इसमें है ही, वो सुनिश्चित करें कि उनको कवर किया गया है, उनको इसका लाभ मिल रहा है, ये वो सुनिश्चित अपने अधिकारों को, और अपने नुकसान अगर होता है तो उसकी जो भरपाई के लिए वो इन बैंकों से और दूसरी जो एजेंसी है उनसे अपना मेल जोल बना के रखें। जी राजीव जी, हमें समझाएं कि क्या लाभ अपेक्षित है इस योजना से। सुनील जी ने भी इस बारे में थोड़ा जो चर्चा की। एक तो आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल में तो खासकर बहुत नुकसान फसलों को हो रहे हैं। तो किसान का तो पूरे आप समझिए कि साल में 2 ही फसल ज़्यादातर होती हैं, तो किसान का तो पूरा निर्भर ही, उसका घर परिवार सब कुछ इस पर निर्भर है। तो कोशिश ये है कि छोटे छोटे किसान जो हैं हमारे देश में हैं तो उनकी जीविका बनी रहे। अगर उनकी फसल का नुकसान हो गया तो ऐसा ना हो कि उनको अपनी मुश्किल हो जाए, घर चलाने के लिए मुश्किल हो जाए, तो कोशिश रहती है कि उसका भरपाई की जाए। दूसरा, कई किसान भाई जो है लोन ले लेते हैं। अब उन्होंने ऋण तो ले लिया है, पर अब ऋण की अदायगी तभी तो होगी जब पैदावार कुछ होगी। अब पैदावार ना हो तो अगली बार बैंक भी कह देता है कि हम आपको ऋण नहीं देंगे, आप अब एलिजिबल नहीं रहे। तो ऐसे में बैंकों के लिए भी फायदे की बात है और किसान के लिए भी फायदे की बात है कि इस योजना के माध्यम से लाभ उठाएं। जी सुनील जी, हमें ये बताएं कि कौन कौन से ऐसे जोखिम हैं जो कि कवर होंगे इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो भी जोखिम, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, जो सारे कवर किए गए हैं। अब कुछ आपदाएं जो होती है वो व्यापक रूप से व्यापक क्षेत्रों में को प्रभावित करती है। कुछ आपदाएं होती है जो स्थानीय स्तर पर कुछ खेतों में को करती है। तो ये इस योजना में ये निश्चित किया गया है कि सभी जो भी आपदाएं हो जो फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, सभी को हम लोग इसमें आच्छादित करते हैं, कवर करते हैं। हाँ, कुछ आपदाएं जैसे आपका बाढ़, सूखा, वो व्यापक क्षेत्रों में होती है, तो उसकी हानि, जो फसल की हानि होगी वो व्यापक क्षेत्रों में होगी और उसकी गणना भी हम लोग व्यापक स्तर पर करेंगे। कुछ आपदाएं जो हैं वो स्थानीय स्तर पर होती है, जैसे आपकी भूस्खलन, ओलावृष्टि, जल भराव। ये स्थानीय स्तर पर किसी एक खेत में या 2 खेत में या एक लाइन पर होते हैं, उनको हम लोग स्थानीय आपदा कहते हैं। और एक एक किसान की खेतों की क्षति की आकलन की जाएगी और उसकी भरपाई की जाएगी। हाँ, इसमें हम लोग जोखिमों को बढ़ाए हैं। जोखिम पहले हम लोग केवल खड़ी क्रॉप का ही बीमा करते थे, इस बार हम लोग जोखिम को बढ़ाए हैं। मतलब आपका फसल बुआई के पहले का भी जोखिम हम लोग कवर कर रहे हैं और फसल कटाई के उपरांत जो जोखिम होती है उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो इसमें जोखिमों को विस्तार किया गया है, उनकी गणना का विधि भी सरलीकरण किया गया है, जिससे आपका कितना जोखिम हुआ है फसल में, जो भी आपकी क्षति हुई है उसकी आकलन सही हो और आपकी उपज क्षति के बराबर क्षतिपूर्ति हो, वो सुनिश्चित की जाए। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पहली बार व्यवस्था की गई है। जी, यानी कि किसानों के हित को देखते हुए कई सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। सुधाकर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? इसमें मैं कुछ और इनकी बातों को और ऐड करना चाहूँगा। जी, पहले की योजनाओं में फसल खेत में बोने के बाद जब वो उग आता था, वहाँ से लेके कटाई तक की बीमा कवरेज दी जाती थी। जी। अभी की योजना में अगर आप खेत तैयार कर लिए हों, वहाँ से इसकी शुरुआत हो जाती है। अच्छा, खेत आप तैयार कर लिए, अपना कुछ पैसा लगा दिए, वो पोर्शन भी कवर हो रहा है।
एक उसके बाद खेत खड़ी हो गई फसल हमारी, उस दौरान भी कुछ आपदा आ गई तो बीच में ही प्रावधान किया गया है। अच्छा, कटाई हो गई, खेत में आपने सूखने के लिए छोड़ दिया, वहां कोई आपदा आ गई, उसको भी कवर किया गया है। इस तरह से योजना को जो है पूरा विस्तृत रूप दिया गया है, किसान इसका पूरा फायदा ले सकेंगे। जी, तो ये तो उन आपदाओं की चर्चा हुई और किस किस स्तर पर जो है बीमा कराया जा सकता है और उसका लाभ किसानों को मिल सकता है, इसकी बात हुई। राजीव जी, आप हमें ये बताएं कि कौन कौन सी फसलें हैं जिनका बीमा कराया जा सकता है? इस योजना में जो भी राज्य सरकार अपना सुनिश्चित करती है कि कौन सी फसल होनी चाहिए, तो वो मेन फसल जो राज्य सरकार अपने अपने राज्य की अलग अलग फसलें हैं, तो वो अपनी अधिसूचना में इन फसलों को लेंगी। खास तौर पर जो है दलहन की फसल है, या आप ले लीजिए ऑयल सीड है जिसमें कि गेहूं है, या दूसरे खाद्यान्न की फसलें जैसे गेहूं और चावल और दलहन, और तेल की जो जैसे मस्टर्ड है, जिसको इस तरह की फसलें हैं, और साथ साथ बागवानी की फसलों को भी इसमें कवर किया गया है। तो सुधाकर जी, तो क्या तमाम जो जितनी तरह की फसलें हैं वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे? जैसा अभी सर ने बताया कि योजना सभी तरह के फसलों को कवर करने का प्रयास करती है जी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जो योजना में शामिल नहीं हो पाएंगी। अच्छा। जैसे इस योजना में सबसे प्रमुख आवश्यकता है कि वही फसलें शामिल हो पाएं जिसका हमारा पुराना कुछ डेटा हो, उपज के आंकड़े हों, और जो जिस साल हम उसको बीमा करना चाह रहे हैं उस साल उसके उपज के आंकड़े हम इकट्ठा कर सकें। अगर हमारे पास पुराने सालों के आंकड़े नहीं हैं और इस साल उसके हम आंकड़े इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी फसलों का बीमा इसमें हम नहीं कर पाते हैं। जैसे उसके उदाहरण के रूप में आप ले लीजिए, जो ऐसी फसलें जो बहुत सालों तक रहती है खेत में, आम है, लीची है, सेब है, ये सारी फसलों का इसमें बीमा करना फिलहाल संभव नहीं है। इसके लिए और दूसरी योजनाएं हैं, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, उसमें हम इसको कवर कर सकते हैं। जी, सुनील जी, हमें ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, इसके तहत कौन कौन से किसान हैं जो बीमा करा सकते हैं? जी। हाँ, इसमें सेगमेंट किया गया है कि ऋणी किसान जो है, जो फसल उत्पादन के लिए ऋण लेते हैं केसीसी के थ्रू ले, या फिर आप अपना फसल बीमा ऋण जो कम सब अवधि के लिए होते हैं उसके लिए अनिवार्य है। हाँ, उस क्रॉप के लिए अनिवार्य होंगे जो जिस क्रॉप के लिए वो बीमा फसल ऋण लेंगे। अदर जो हैं गैर ऋणी जिसको कहते हैं, जो ऋण नहीं लिए, वो भी किसान इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। गैर ऋणी किसान का दो तरह के होते हैं। एक तो हैं जो कि उनके पास अपने खुद के खेत हैं और वो ऋण नहीं लिए या ऋण लेना नहीं चाहते हैं, वो भी अपना फसल का बीमा करा सकते हैं। दूसरे जो हैं बटाईदार होते हैं, जो खेत दूसरे की खेत होती है उस पर बटाई की तरह काम करते हैं, वो भी इस बीमा का लाभ ले सकते हैं, वो भी कवर होंगे। उनके लिए कुछ सभी किसानों के लिए बीमा लेने के लिए एक कुछ प्रपत्र बनाया गया है कि ये देना अनिवार्य है। तो सभी के लिए होते हैं, ऋणी किसान हो चाहे अऋणी किसान हो, बटाईदार हो, सभी के लिए है। वो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होते हैं, बीमा के टर्म में कहते हैं उसको। इंश्योरेबल इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। तो केवल ये नहीं करे कि शेयर क्रॉपर या जो आप बटाईदार हैं उन्हीं से कागजात मांगा जा रहा है, कागजात सभी से मांगा जाता है। कागजात चूंकि ऋणी किसानों का कागजात बैंक के पास पहले से होता है, इसलिए उनको अतिरिक्त नहीं देना पड़ता है। आप पहली बार बैंक में जा रहे हैं इसलिए आपको थोड़ी सी कागजात मांगेंगे, आप बैंक को सहयोग दें, बीमा कंपनी एजेंट जो आते हैं उसको सहयोग दें और अपनी फसल बीमा करवाएं। जी बिल्कुल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए जो पात्रता है उसे भी व्यापक तौर पर बढ़ाया गया है। सुधाकर जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? हाँ, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो वो सभी किसान या वो सभी व्यक्ति जिसका हित किसी पर्टिकुलर खेत में से जुड़ा हुआ है और उसमें खेती हो रही है, वो सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसमें मतलब किसका हित जुड़ा हो सकता है? वो किसान जो खुद खेती कर रहा हो, उसकी खुद की जमीन हो, वो किसान खुद की जमीन नहीं है, किसी दूसरे की जमीन जोत रहा, उसका भी हित से जुड़ा होता है, वो भी उसमें शामिल हो सकता है। जी, मतलब कि ऐसा कोई किसान नहीं बचा जो इसमें शामिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल। आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी, साथ ही हमें ये भी बताएं कि जो फसल बार बीमित राशि है उसकी सीमा क्या होगी? हाँ, कि फसल बीमा
की राशि जो होती है वो हर एक जिला, हर एक क्रॉप में अलग अलग हो सकती है, हर एक फसल के लिए अलग होती है। इसकी निर्धारण की पद्धति हम लोग बनाए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कहा गया है कि जो बैंक ऋण देती है, जो स्केल ऑफ फाइनेंस जिसको कहते हैं, उस स्केल ऑफ फाइनेंस के बराबर ही आपकी बीमित राशि होगी। ये स्केल ऑफ फाइनेंस जो है वो जिला स्तरीय तकनीकी समिति जो आपके लागत मूल्य हैं, उपज के मूल्य हैं, सारे चीज देखते हुए अलग अलग जिले के अलग अलग क्रॉप के लिए, अलग अलग क्षेत्र के लिए होते हैं, उसको सारे ध्यान में रखते हुए बनाती है। और आपकी फसल बीमा का मूल्य जो स्केल ऑफ फाइनेंस जो फसल के लिए आप बीमा कराना चाहते हैं, जो अधिसूचित है, उसके बराबर होगी। जी सुधाकर जी, आप हमें ये भी बताएं कि जैसे अगर किसी किसान की जो घोषित फसल है उसके बजाय उसने किसी और फसल की बुआई की है, तो ऐसी स्थिति में जो किसान है वो किस प्रकार बीमा करवा सकते हैं उस फसल की या अन्य फसलों की? हाँ, देखिए, इस सवाल का जवाब देने के पहले मैं जो अभी सुनील सर बोल रहे थे जी, उनको मैं थोड़ा सा और सप्लीमेंट करूँगा कि कोई भी किसान खेती करता है तो उसको खेत की तैयारी से लेकर के कटाई तक, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग तक उसको कुछ खर्चा करना होता है जी। वो खर्चा, जो भी खर्च है, उसको बैंक जो है उसी आधार से उसको लोन देती है, उसको स्केल ऑफ फाइनेंस कहती है। और हर जिले का, हर फसल का एक अलग अलग उसका पैमाना होता है, हर अलग अलग राशि होती है। वही राशि इस योजना में फिक्स की गई है। अच्छा। कि उससे अधिक का बीमा नहीं होगा, उससे कम का भी नहीं होगा। मतलब एक, अब अगर एक डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कोई अगर एक फसल उगा रहा है किसान, तो हर का बीमित राशि अगर जमीन बराबर है सबकी बराबर होगी। जी। पहले होता था, कंफ्यूजन पैदा होता था, कोई ज्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, वो सारी कंफ्यूजन को इसमें दूर किया गया है। जी। अब एक किसान अगर एक डिस्ट्रिक्ट का है तो पता चला अगर 1 हेक्टेयर है तो सबका बीमित राशि बराबर होगी, अगर उसने बराबर जमीन का बीमा लिया हुआ है। और अब आते हैं जो आपने सवाल कहा कि घोषित फसल कुछ और है और बोई है फसल कुछ और, तो योजना का प्रावधान ऐसा है कि आपने अगर सोचा, आपके पास जमीन है या किसी से आपने जमीन ले रखी है और आपने सोचा हमें ये फसल लगानी है, आप जैसे ही सोचे आप उसी समय बीमा ले सकते हैं। जी। तो हो सकता है जो आप सोचे हो वो आप नहीं उतार पाए अपने जमीन पे, तो उसके लिए प्रावधान है कि आपको 30 दिनों के अंदर अगर आप दूसरी फसल लगा लेते हैं जी, तो आप दूसरी फसल लगाए हो तो तुरंत उसकी सूचना आप इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए और जो भी प्रीमियम में अंतर होगा वो बीमा कंपनी आपसे ले लेगी। अगर आप खाद्यान्न, तिलहन और दलहन लगाए हैं तो प्रीमियम में कोई अंतर नहीं आएगा। अगर कोई बागवानी फसल लगा लिए आप तो उसमें प्रीमियम में अंतर आएगा, तो आप वो अंतर की भरपाई करें और आप बीमा फसल का बदलवा लें। अगर आप लोनी फार्मर हैं, किसान अपने बैंक से लोन ले रखा है, वहाँ कुछ डिक्लेयर किया होगा, उसी आधार पे आपको लोन मिला है, और आप जो डिक्लेयर किए हैं बैंक तो उसी फसल का बीमा करेगा, लेकिन आप कोई दूसरा फसल लगा लिए तो बैंक को एक निश्चित अवधि है जिसको कट ऑफ डेट कहते हैं, जो खरीफ में 31 जुलाई है और रबी में 31 दिसंबर है। उसके पहले आप बैंक को बताएं कि हमने तो ये फसल के लिए लोन लिया था लेकिन हमने ये फसल लगा रखा है। अगर वो फसल राज्य सरकार ने बीमा होने के लिए निश्चित किया हुआ है तो उसका बीमा बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी को बताएगी और आपका फसल का नाम बदल जाएगा। जी बिल्कुल। अब तक हमने जान लिया इस योजना के बारे में, इसके उद्देश्यों के बारे में। आइए प्रक्रिया के बारे में चर्चा करें। राजीव जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब किसान ने तय कर लिया कि उसे बीमा कराना है, तो कैसे वो बीमा करवा सकता है? इस बार एक बहुत ही आसान, सरल और सस्ती बीमा की योजना किसान भाइयों के लिए आई है। तो इसका हर राज्य में इसकी तैयारी इस टाइम पे पूरे जोर शोर से चल रही है और अप्रैल तक सारी ये बातें कि कितना प्रीमियम होगा, कौन सी कंपनी होगी, ये सारी बातें उनका फैसला हो जाएगा। और इसके बाद हर राज्य के लिए और हर ज़िले के लिए किसान भाइयों को हम विभिन्न माध्यमों से, अखबार में भी हम देंगे और बाकी इस तरह की गोष्ठियां भी करेंगे और उनके साथ वाद संवाद चर्चा भी करेंगे और उनको हम बताएंगे कि उनको बीमा कैसे करवाना है। तो अभी मुख्य तौर पर मैं बता दूं कि खरीफ की फसल की बुआई मई में, जून जुलाई यहाँ तक बुआई होती है, तो किसान भाई मई से ही, अप्रैल मई से ही इसका बीमा अपने बैंकों के साथ करा सकते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के किसान हैं। एक तो अभी जैसे चर्चा में भी आया कि एक तो जिनका खुद मालिकाना हक है वो, और एक ये है जिनका खुद मालिकाना हक नहीं है। तो जिनका मालिकाना हक है और बैंक से उन्होंने लोन ले रखा है, तो खुद बैंकों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो किसानों का प्रीमियम काटें और किसानों को इसके बारे में जानकारी भी दें। और दूसरे तरह के जो हैं, जो अऋणी हैं, जिन्होंने लोन लिया नहीं है,
पर उनका मालिकाना उनके नाम ज़मीन है, खसरा गिरदावरी उनके नाम से है, तो वो अपने बैंक की नज़दीक शाखा में जाएं और वहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म हमने दिया है, उस सिंपल फॉर्म में अपना प्रीमियम दें। प्रीमियम की राशि आपको पता ही है बहुत कम है कि खरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के लिए 2% राशि और बागवानी के लिए 5%। तो इस राशि को देकर उदाहरण के तौर पर अगर 10,000 रुपये का उनकी फसल का बीमा है तो 10,000 में ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये उनको देने पड़ेंगे। तो ये देकर और अपना जो सर्टिफिकेट है कि उनका मालिकाना हक के लिए खसरा गिरदावरी ये भी दे दें। अब तीसरे तरह के हैं बटाईदार, उनका मालिकाना हक नहीं है, अब वो क्या करें? तो उसके लिए कोई ना कोई राज्य सरकार को ये बताया गया है कि वो अपना एक सिस्टम बनाए जिसको जो बैंकों को भी मान्य होगा, जिसमें कई बार तो करार होता है खुद मालिक के साथ, पर बहुत कम होता है, पर कई जगह करार अगर है तो वो उसको लेके दिखा सकते हैं बैंक को। और दूसरा प्रक्रिया ये है कि जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि इस तरह से हमारे ऐसे बटाईदार जो हैं उनके लिए कुछ प्रावधान हो और कैसे हो, वो प्रक्रिया को किसानों को फॉलो करना होगा। जी जी, सुधाकर जी। हाँ, इसमें जैसे सर ने कहा उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा। सर ने दो तरह के किसानों की बात की, जो बैंक से लोन ले रहा है या दो बैंक से लोन नहीं ले रहा है, और सर ने चरण बता दिया बैंक के थ्रू आप आ जाइए। इसके अलावा भी और भी माध्यम है। जो किसान बैंक से लोन नहीं लिया है, या तो बैंक के माध्यम से आ जाए जैसा चर्चा हो चुका है, या बीमा कंपनी के सीधे पहुंच सकता है। वो अपना कागजात लेके आए, उसके लिए सिर्फ जरूरी है कि उसके पास बैंक में खाता हो, जमीन के संबंधी कागजात हो, और जो फसल लगा रहा है उसका डिक्लेरेशन हो, या फिर सोइंग सर्टिफिकेट लेके आ जाए, तो सीधे बीमा कंपनी को पास आ सकता है, या बीमा कंपनी के द्वारा नियुक्त किए गए बीमा मध्यस्थ के पास आ सकता है। बीमा मध्यस्थ में जैसे एजेंट हैं, ब्रोकर हैं, वो भी आ सकते हैं, उनके थ्रू भी वो स्कीम में जुड़ सकता है। और तीसरा और आसान तरीका जो है, जो जल्दी लागू होने वाला है, वो इंटरनेट पोर्टल है, उसके माध्यम से जुड़ सकता है, जो जल्द ही चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल। सुनील जी, इसके साथ ही ये तो प्रक्रिया की बात हुई, मैं चाहूंगी कि आप प्रीमियम पर खास तौर पर हमें जानकारी दें कि अगर किसान चाहता है कि बीमा द्वारा संरक्षित हो किसान की फसल, तो प्रीमियम उसे कैसे कितना देना होगा? देखिए, पहले किसानों को सबसे ज़्यादा उलझन हुआ करती थी कि प्रीमियम मेरा कितना लगेगा। बिल्कुल। हर एक फसल के लिए प्रीमियम अलग होती थी, हर एक जिला के लिए प्रीमियम अलग होता था। इस कंफ्यूजन में किसान बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि मेरा प्रीमियम कितना देना है, कहाँ से पता चलेगा, क्या कहाँ देना है। सारी इस प्रक्रियाओं को बहुत सरलीकरण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम बहुत कम किसानों को देना है। सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, रबी फसल जो किसान भाई लगाते हैं, सभी रबी फसलों के लिए एक समान, एक मौसम के लिए एक दर आपका 1.5% मतलब 1.5% देते हैं। बागवानी फसलों के लिए जो वार्षिक बागवानी फसलें हैं, कॉमर्शियल क्रॉप हैं, उनके लिए अधिकतम 5% निर्धारित की गई है। ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी है, और आपका जो दूसरे जो योजनाएं चलेगी आपके क्षेत्र में, हो सकता है चल रही हो या चलेगी, मौसम आधारित फसल बीमा योजना है, जिसमें भी कुछ फसल आप आच्छादित होंगे। तो ये दोनों के लिए समान बीमा दर निर्धारित किया गया है। इसलिए किसान भाई एकदम सुनिश्चित कर ले, एकदम सोच लें कि आपका अधिकतम एक दर, एक मौसम, कोई भी स्कीम हो, आपको 2% खरीफ क्रॉप के लिए अधिकतम देना है। हो सकता है किसी क्षेत्र में अगर रिस्क कम हो तो वहाँ आपको कम देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सरल किया गया है। किसान भाई को एकदम एक दो लाइन में याद करके जाने हैं, कहीं आपको किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रखना है। आप कहीं भी जाएँ, किसी क्षेत्र जाए, आप बैंक के माध्यम से करवाएं या एजेंट के थ्रू के करवाएं, तो आपको 2% लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा खरीफ क्रॉप के लिए। जी, तो ये तो प्रीमियम की बात हुई सुनील जी, और सुधाकर जी ने कुछ कागजातों का भी जिक्र किया। ये भी किसानों की एक बड़ी परेशानी होती है कि पता नहीं उन्हें किस किस तरह के कागजात पेश करने होंगे। मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि किस प्रकार के किसानों को किस तरह के कागजात जो हैं वो प्रस्तुत करने होंगे। देखिए, किसान इसमें दो चीज़ें हैं कि आपको, चूंकि आप बीमा करा रहे हैं तो किसान भाई के पास कागजात होते हैं, उसको सुनिश्चित करना है बीमा कंपनी के पास कि नहीं, मैं ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, मैं ये जो बीमा करा रहा हूँ वो जिस खेती को जिस खेत में कर रहा हूँ उस खेत के बारे में आपको बताना है, और जिस फसल को आप उगा रहे हैं उस फसल के बारे में बताना। खेत के लिए इसलिए क्योंकि मालिकाना हक दो
दो आदमी मालिकाना हक नहीं जताए, इसलिए आपको सुनिश्चित करना है। फसल के लिए आपको इसलिए सुनिश्चित करना है कि हर एक फसल के लिए बीमित राशि अलग अलग होगी, क्षतिपूर्ति भी उसकी अलग अलग तरीके से दी जाएगी। तो ये दो चीजें हैं जिसको सुनिश्चित करना होता है। तो आपको जैसे पता है कि किसान भाई कुछ अपने आप की खेती करते हैं, तो अपने खुद की खेती करते हैं, उनके पास रसीद होते हैं, अदर होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं जिनको वो सुनिश्चित करेंगे। बैंक लोन लिए हैं तो बैंक लोन जब देते हैं उस टाइम सारे प्रक्रिया वो कर लेते हैं। तो ऋणी किसानों के लिए कोई अदर प्रक्रिया हम लोग नहीं करना है। जो ऋण लेते समय प्रक्रिया हुई है वही प्रक्रिया रहेगी। जो ऋण किसान भाई नहीं ले पाए हैं उनके लिए प्रक्रिया करनी है। उनके लिए केवल एक छोटी सी डिक्लेरेशन देना होता है। आप खुद घोषणा करेंगे कि हम ये फसल उपजा रहे हैं। बाद में ये स्वयं घोषणा करना है, इसलिए किसान भाइयों ये निश्चित करें कि सूचना सही दे। अगर सूचना गलत देंगे तो बीमा कंपनी या जो आपके अदर कर्मचारी हैं वो जांच के क्रम में अगर पाए गए सूचनाएं गलत है तो आप भी मुश्किल में आ जाएंगे और बीमा कंपनी भी मुश्किल में आ जाएगी। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो भी सूचनाएं हैं सही दे। सरकार आपके लिए है, ये योजना लाई है, आप इसके कैसे भागीदार बने और कैसे इसकी लाभ उठाएं ये आपको तय करना है। बिल्कुल। सुधाकर जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि जो किसान है बीमा लेना चाहते हैं वो कब से कब तक ले सकते हैं, उसकी अवधि क्या होगी? सर देखिए, मैं ये प्रोग्राम के शुरू में ही चर्चा हुई इस पे जी कि जैसे ही उसने सोच लिया कि हमें ये फसल लगानी है जी, तो बीमा उसी समय लेने का वो हकदार है। लेकिन इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जिस फसल के बारे में वो सोच रहा है उसको राज्य सरकार ने उस क्षेत्र में अधिसूचित कर रखा है। अच्छा। मान लीजिए कोई ऐसा फसल वो सोच रहा है बीमा लेने का जो कि और उस क्षेत्र में होता ही नहीं हो, सिर्फ एक खेत में होता हो, तो राज्य सरकार ऐसे फसलों का बीमा नहीं कराती है। अच्छा। वो अधिसूचित नहीं होगा। धान है, गेहूं है, जो भी प्रमुख फसलें हैं, जो भी मोटे तौर पे काफी क्षेत्रफल में उगाए जाते हैं, उनका बीमा राज्य सरकार मुख्यतः करती है। ऐसे फसलों का तो बीमा वो जैसे ही सोच लिया बीमा करवा ले। नहीं तो अगर वो लोन ले रखा है तो बैंक की जिम्मेदारी है। लोन नहीं लिया है तो जिससे पहले भी हमने माध्यमों की चर्चा की, बैंक के माध्यम से, कंपनी सीधे ब्रोकर के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से वो कंपनी से जुड़ सकता है। खरीफ के लिए पीरियड अलग है, रबी के पीरियड अलग है। खरीफ के लिए क्या है, जैसे 1 अप्रैल से बीमा लेना शुरू कर सकता है। अच्छा। और बशर्ते कि राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन उसका अधिसूचना जारी कर दिया हो। और रबी के लिए वो अक्टूबर से शुरू कर सकता है। और वो इसका कट ऑफ डेट भी है। अच्छा। कट ऑफ डेट है, अगर नॉन लोनी है या लोनी, सबके लिए बराबर किया गया है। अच्छा। ताकि कोई एडवर्स सिलेक्शन ना हो, कोई ये ना जान ले कि हमारा नुकसान हो गया उसके बाद बीमा में नहीं शामिल हो सकता। अच्छा। आपने सोइंग किया उसी में बीमा ले लीजिए, नुकसान होने के बाद कोई कंपनी बीमा नहीं देगी, बीमा स्कीम ऐसे काम भी नहीं करती है। अच्छा। इसलिए इसका एक कट ऑफ डेट रखा गया है। खरीफ के लिए 31 जुलाई और रबी के लिए 31 दिसंबर। अच्छा। पहले भी इसमें चर्चा किया है, ये दोबारा एम्फेसाइज कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जो किसान इसमें शामिल होना चाहते हो इन डेटों को, इन तारीखों का अवश्य ध्यान रखें और इसके पहले वो इस योजना में जुड़ जाएं। बिल्कुल। तो अवधि का जो निर्धारण है वो किया गया है, इसलिए जब भी बीमा कराएं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस अवधि के दौरान ही आप कराएं, क्योंकि एक सीमा के बाद बीमा नहीं करा सकते आप। तो ये तमाम कुछ नियम हैं जिनके बारे में आपको जितनी जानकारी होगी उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो फिर उसका आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही हमें ये भी बताएं कि जैसे लोनी के बारे में बात हो रही है, कृषि ऋण जिन्होंने लिया हुआ है उनके साथ क्या स्वतः तमाम जितने भी जो भी फसलें हैं उनका बीमा हो जाता है या क्या उसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है जी। कई बार ऐसा होता है कि कई किसानों से हम लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, कहते हैं हमने तो बैंक से लोन लिया, खरीफ का बीमा हो गया है, खरीफ का नुकसान। तो फिर खरीफ जो है कोई फसल नहीं है, फसल तो होगी या धान होगी, मक्का होगी, ज्वार होगी, बाजरा होगी, इन फसलों का बीमा हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी फसल आप उगा रहे हो सब के लिए आप लोन ले, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि हो सकता है आपने बहुत सारी फसल उगाते हो और सभी के लिए लोन ले रखा हो। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सारी फसलें जो भी आप उगा रहे हो जिसके लिए आपने लोन लिया हो राज्य सरकार ने उसको अधिसूचित कर रखा हो। राज्य सरकार जो मुख्य फसलें होती हैं जो काफी लोग उगाते हैं उसी को अधिसूचित करती हैं, बीमा सिर्फ उसी का होगा। आप इसके लिए आपको पता करना होगा कि कौन कौन सी फसल जो है आपके क्षेत्र में बीमित की जा रही है जी। जनरली जो है आप इसके लिए बहुत सारे जरिया हैं, वहां से पता कर सकते हैं जी। सुनील जी, हमें बताएं कि योजना की जो बीमा इकाई है वो क्या है? देखिए, आपको पहले भी हम लोग किसान भाइयों को बताए हैं और आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ आपदाएं जो हैं वो व्यापक रूप से क्षति करती है।
कुछ आपदाएं जो है वो स्थानीय स्तर पर क्षति करती है। तो हम इस योजना में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि किसानों की जितनी हानि हो उसकी हम पूर्ण क्षतिपूर्ति करें। तो जो व्यापक आधार पर है, जो सभी खेतों में या पूरे गांव को क्षतिग्रस्त करते हैं, उसकी इकाई है मुख्य फसलों के लिए हम लोग ग्राम या ग्राम सभा जिसको कहते हैं पंचायत, उस स्तर तक किया गया है, जिसमें व्यापक क्षेत्रों में उस एक बनी कि उस क्षेत्रों की क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसको फसल कटाई प्रयोग कहते हैं, उसके माध्यम से उसकी आकलन की जाएगी कि कितना उपज में हानि हुई है। वो हानि के आकलन के बाद सभी किसानों जो उस क्षेत्र में होंगे, जितने बीमित कराए होंगे उस फसल के लिए, सभी के लिए सामान्य रूप से हानि मानी जाएगी, फसल की हानि, और समान दर से उनका क्षतिपूर्ति किया जाएगा। कुछ आपदाएं हैं, जैसे आप होंगे भूस्खलन हो गया, आपके खेत भूस्खलन है, ओलावृष्टि है या जलभराव है, जिसके कारण से कुछ खेत पर हानि होती है। उस दशा में यह व्यवस्था की गई है कि उस फसलों की क्षति की आकलन खेत स्तर पर हो, ताकि हर एक खेत की क्षतिपूर्ति अलग अलग होगी, क्षति की स्तर भी अलग अलग होगी। तो आपकी सही क्षति कितनी हुई है उसका सही आकलन हो और उसका निर्धारण किया जाए। तो आपका खड़ी फसल के लिए आप 3 आपदाएं इसमें सम्मिलित की गई है, भूस्खलन है, ओलावृष्टि है और जलभराव है। हाँ, फसलों उपरांत कटाई के बाद, जैसे आपका कटाई कर लिए और उसके बाद आपका बेमौसम बारिश के कारण या चक्रवात बारिश के कारण जो आप फसल सुखाने के लिए खेत में रखते हैं, उसमें 14 दिनों के अंदर, जो सुखाने के लिए जो पीरियड रखा गया वो 14 दिनों के अंदर अगर खेत में ही क्षति हो गई है तो आपका सही खेतवार आकलन किया जाएगा और उसकी क्षतिपूर्ति खेत के आधार पर जितनी आपकी हुई है उसके आधार पर किया जाएगा। तो इस योजना में यह सुनिश्चित किया गया है कि जितना किसान को हो हानि, उसकी पूरी की पूरी क्षतिपूर्ति की जा सके। बिल्कुल, यानी किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा गया है इस योजना में। राजीव जी, हमें ये बताएं कि अगर कोई किसान चाहता है कि वो बिना किसी मध्यस्थ या फिर एजेंट के वो सीधे कार्यालय में जाकर बीमा कराए, तो क्या ये संभव है? अब ये निर्देश दिया गया है कि कोई अगर छोटा राज्य है तो उसमें एक ही कंपनी जो है पूरा कार्य करे, वो राज्य सरकार चुनेगी उस कंपनी को कि कौन सी कंपनी सबसे सस्ता किसानों को मुहैया कराएगी प्रीमियम, और दूसरा सबसे अच्छी सेवा दे सकेगी। ये सब राज्य सरकार के ऊपर बात छोड़ी है। और अब कितनी कंपनी है, तो एक तो सरकारी कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया है ही, और उसके साथ 10 और कंपनियां हैं जो इस पूरे प्रक्रिया में शामिल होंगी। अब इसका चुनाव राज्य सरकार करने के बाद पूरी तरह से अगले महीने में प्रचार प्रसार हर क्षेत्र में कर दिया जाएगा कि आपके यहाँ पर कौन सी कंपनी है। तो जैसा आपने बताया कि हाँ, बैंक तो अपने आप ही प्रीमियम काट कर भेज देंगे जो उनके ऋणी किसान हैं। दूसरे किसान जो एजेंट के माध्यम से भी ले सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी को ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा एजेंट्स के माध्यम से भी आप पहुँचिए किसान तक, कोई किसान छूट ना जाए। और तीसरी, कई बार ऐसा भी है अगर किसान सीधा ही आना चाहता है तो जो कंपनी निर्धारित की जाएगी उस कंपनी के कार्यालय में जाकर भी ले सकता है इसको। और चौथा, जो एक और इंटरनेट की जो बात की है, एक पोर्टल बनाया गया है जो कि राज्य सरकार को भी और बैंकों को सबको भी पता है, और ये किसानों तक भी ये जानकारी पोर्टल की हम देना चाहते हैं कि एक केंद्रीय स्तर पर एक किसान का पोर्टल बनाया गया, एग्री इंश्योरेंस पोर्टल। तो उस पर जाकर भी किसान भाई अपना पोर्टल के माध्यम से भी बीमा करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से इंटरनेट के बारे में बताया है राजीव जी ने, सुनील जी हमें ये बताएं कि क्या और भी कुछ ऐसे साधन हैं जिसका किसान इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यक्तिगत तौर पर उनको बीमा के प्रीमियम के बारे में और दावे के बारे में जानकारी उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मिलती रहे? देखिए, इसमें हम लोग किए हैं कि अधिक से अधिक किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही बीमा अन्य बीमा योजनाओं का लाभ ले और 2 साल के अंदर 50% के आसपास बीमित किसान हों। हमारे क्षेत्र अभी करीब जो अभी क्षेत्र हैं वो
1/4 एरिया में हम लोग बीमा का ही हो पाता है। इसकी बहुत विस्तृत विस्तार हो, इसकी पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। तो इसके लिए हम लोग पूरे बैंक, पहला तो है कि आप बैंक के माध्यम, जो आपके निकटतम हो, जहां आपके खाता हो या ऋण लिए हो या जो भी है, उस बैंक के माध्यम से आप कराएं। सहकारी समिति है, उसके माध्यम से भी आपकी बीमा होगी। हाँ, इसमें कुछ जो किसान दोनों जगह नहीं जा पाते या कुछ है, उसके लिए हम लोग और व्यवस्था किए हैं कि इंटरनेट पोर्टल भी बनाया गया है ना। इस इंटरनेट पोर्टल के बारे में हम विस्तृत जानकारी दें। इसके अलावा मैं और बताना चाहूँ कि बीमा एजेंट जो है वो आपके पहले जिलेवार मुश्किल होते थे, लेकिन इसमें प्रावधान किया गया है कि हर एक कंपनी का जो एक स्तर का कार्यालय होगा वो तहसील स्तर तक कार्यालय हो, और बीमा एजेंट भी आपको हो जो सारी जानकारी दें और आपका पैसा और जो भी प्रपोजल फॉर्म है, आवेदन है, वो सारे लेके जाएं। तो आपके पास अब बहुत सारे साधन हैं। आप बैंक के माध्यम से कराएं, सहकारी समिति के माध्यम से कराएं, या बीमा एजेंट के द्वारा कराएं, या सीधे कंपनी को भेजें, या अगर आपको नहीं कहीं भी है तो आप अगर इंटरनेट पर हैं या सुविधा आप लेते हैं तो ये व्यवस्था इंटरनेट के थ्रू भी आपको मिलेगा। ये भारत सरकार पहली बार ये, क्योंकि सूचनाएं बहुत एक जगह नहीं होती थी, सूचनाएं को बहुत अभाव थी। इवन सभी बैंकों को नहीं पता होती थी कितना प्रीमियम काटना है, कौन क्रॉप अधिसूचित हुआ है, किस एरिया में कौन कौन क्रॉप के लिए लागू है स्कीम, कौन योजना लागू है, ये सारी योजनाओं के अभाव होती थी। इसकी जानकारियां प्राप्त करने में बैंकों को, किसानों को बहुत समय लगता था। तो इसी चीजों को देखते हुए एक भारत सरकार ने एक फसल बीमा पोर्टल बनाया है, जिसमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारी प्रशासनिक तंत्र सुदृढ़ हो, एक जगह सारी सूचनाएं हो, पारदर्शिता आए, जिसमें आपका विश्वास हो, आप सारा चीज एक जगह करें, एकदम ट्रांसपेरेंट हो, किसी तरह की चीजें नहीं होगी। पूरी व्यवस्था जो फसल बीमा की आपके आच्छादन से लेके अधिसूचना से लेके आप जहां तक क्लेम देते हैं, वो सारी व्यवस्था एक पोर्टल के थ्रू, एक माध्यम के थ्रू होगी, उसी के सारा होंगे। और सभी जो भी बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें समन्वय की अभाव होती थी, बहुत सारा समय लग जाता था, तो वो सारे समन्वय, तो ऐसी तमाम जो छोटी छोटी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है। बहुत सारे विकल्प अब किसानों को मुहैया कराए गए हैं और तमाम जानकारियां भी मुहैया कराई जा रही है अलग अलग तरीकों से, ताकि किसान किसी भी तरीके से अगर बीमा कराना चाहते हो तो फिर उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो ये तो अब तक बीमा कराने की प्रक्रिया के बारे में चर्चा हुई। सुधाकर जी, अब मैं क्षतिपूर्ति की तरफ आना चाहती हूँ कि क्षतिपूर्ति के बारे में भी अब हम चर्चा को ले जाएं, और हमें सबसे पहले ये बताएं कि जो बीमा है उसका जो दावा प्राप्त करने की बात आती है, तो उसमें किस तरह के किसान होते हैं जो उसकी पात्रता, जिनके पास वो पात्रता होती है? देखिए, बीमा दावा की पात्रता तो तभी सुनिश्चित होगी जब आप बीमा योजना में सम्मिलित होंगे। तो पहली क्राइटेरिया तो ये है कि आप सम्मिलित होइए। बिल्कुल। सम्मिलित होने के लिए बैंक को कहिए अगर आपने ऋणी है, बैंक ऋणी नहीं है तो दूसरे माध्यम से आप जुड़िए, जो पहले बताया जा चुका है। जुड़ना सबसे जरूरी है। और उसमें अगर आप जुड़ गए तो आपको दावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें पहले भी चर्चा हुई। एक है वाइड स्प्रेड कैलेमिटी, हम कहते हैं, मतलब व्यापक क्षेत्र में जिसका नुकसान होता है जी, एक तरह का वो हमारे पास कवर है। उसमें अंतर होता क्या है कि अगर जैसे मुख्य फसलों में ग्राम पंचायत स्तर या ग्राम स्तर पे गया हुआ है, ये योजना गई है, मतलब एक पूरे ग्राम पंचायत में नुकसान हो गई तो 4 खेतों से सैंपल लिया जाता है। सैंपल में अगर उपज की कमी दिख गई तो पूरे जितने भी उसमें बीमित किसान है उस क्षेत्र में सभी को उपज में कमी मानी जाती है, और 1 अनुपात में सभी किस्मों को दावा राशि देय होती है। ये तो हो गया व्यापक आधार पे। व्यापक आधार पे 2 और कवर हैं इसमें जी। एक है स्विंग किए, बुआई फेल हो गई, तो उस केस में भी जो है अगर पूरा ज़्यादातर क्षेत्रफल बुआई फेलियर का है तो वहाँ भी दवा भुगतान किया जाता है 25% तक। तीसरा है खेत हमारी बहुत अच्छी चल रही, फसल अच्छी चल रही, बीच में ही नुकसान हो गया, ऐसा लग गया कि आधी उपज तो हमारी गई, तो वहाँ भी जो है राज्य सरकार एक कमेटी बनाती है और वो कमेटी जो है तय करती है कि इस क्षेत्र में कितना का नुकसान हुआ है। जितना का नुकसान होता है उसका 25% तुरंत दावा देय राशि होती है सभी बीमित किसानों को उस क्षेत्र के। इसके अलावा और भी प्रावधान है, जैसे कुछ ऐसी आपदाएं आती है जो कुछ खेतों में आती हैं, ओलावृष्टि हो गई, भूस्खलन हो गया, जल भराव हो गया, ये 3 आपदाएं जो है इस योजना में सम्मिलित की गई हैं। जो एक खेत में अगर नुकसान होता है तो वहाँ एक इंश्योरेंस कंपनी का आदमी जाएगा,
देखेगा कितना नुकसान हुआ है और उस पर्टिकुलर इंश्योर्ड फार्मर को क्षतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा है, आपने हार्वेस्ट कर लिया, खेतों में फसल को सूखने के लिए छोड़ा हुआ है पहले 14 दिनों तक, उस दौरान बेमौसम बारिश आ गई, फसल खराब हो गई, तो वहाँ भी आपके खेत में जाके सर्वे होगा और आपकी क्षतिपूर्ति दी जाएगी। मतलब ये सारे किसान जितने भी मैं अभी चर्चा किया वो सारे के सारे इस योजना में लाभान्वित हो सकते हैं। जी राजीव जी, हमें बताएं कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें दावों का भुगतान कब और कैसे होता है? जैसा कि सुधाकर जी ने भी इस बारे में बताया है कि अगर व्यापक नुकसान है तो उसके बारे में किसान का कोई रोल नहीं है, उसमें राज्य सरकार का और कंपनी का रोल है कि वो देखेंगे कि कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई हो जाएगी। अब जो बहुत ज़रूरी ये है कि जो एक किसान का नुकसान हो गया है, जैसे ओला पड़ गया या भूस्खलन हो गया या जल भराव हो गया, नहर टूट जाती है, पानी भर जाता है, एक दो किसान के खेत में नुकसान हो जाता है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई 48 घंटे के अंदर अंदर सूचना दे। और दूसरी, जब अगर उसने अपने खेत में फसल को कटाई के बाद रखा हुआ और कोई नुकसान हो गया तो ऐसे में व्यक्तिगत नुकसान, एक एक खेत का भी नुकसान, वो भी उसकी भरपाई का भी प्रावधान इस योजना में किया गया है। अब दोनों के लिए ये बात खास तौर पर बताई गई है कि नुकसान जैसे ही हो एकदम से जल्दी 48 घंटे का जो समय दिया गया उसके अंदर अंदर किसान अपनी सूचना दे। अब सूचना कहाँ दे, इसके लिए भी प्रावधान ये बताया गया है कि विकल्प रखे गए हैं कि आप बैंक में भी सूचना दे सकते हैं जहां से आपने बीमा कराया, कंपनी को भी सूचित कर सकते हैं, या आप एजेंट है उसको बता सकते हैं, या जो नंबर, टोल फ्री नंबर भी जो दिया जाएगा वो भी उस नंबर पर भी आप सूचना दे सकते हैं। और ये सूचना जल्दी देना इसलिए ज़रूरी है कि एकदम से इंश्योरेंस कंपनी, जो बीमा कंपनी है, वो अपने एजेंट को, अपने सर्वेयर्स को भेजे और आकलन कराए कि नुकसान कितना है, ताकि समय सीमा के अंदर अंदर, जो समय सीमा 1 महीने की इसमें रखी गई है, पूरी प्रक्रिया की 1 महीने की है, उससे पहले ही किसान को जल्दी से जल्दी राहत मिल सके। इसके लिए समय सीमा का ख्याल 2 आपदाओं में जरूर रखें। एक तो अगर ओला पड़ गया है या भूस्खलन हो गया है, और जो कि 1-2 कुछ किसानों का ही नुकसान है, और दूसरा जब फसल कटी होती है और खेत में होती है, यहाँ पर नुकसान के लिए एकदम से किसान को जागरूक होकर बता देना चाहिए ताकि उसको भुगतान किया जाए। बाकी 3 जो बातें कही, जैसे कि सोइंग फेलियर है, उसमें एक किसान का कोई रोल नहीं है, उसमें राज्य सरकार अपने आप देखेगी। और दूसरा हो गया कि ऑन अकाउंट, बीच में अगर बहुत भारी नुकसान हो गया, बहुत किसानों का हो गया, तो उसमें भी 25% जो देने की बात है वो भी राज्य सरकार के साथ मिलकर दे दिया जाएगा। और तो इसमें खास तौर पर ये 2 बातें हैं जिसके बारे में किसान को बताना होगा। इसमें मैं एक और ऐड करना चाहता हूं कि इस योजना में ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को जल्द से जल्द भुगतान हो। तो इसके लिए सभी प्रक्रिया के लिए समय अवधि निर्धारित की गई है कि ताकि किसानों को जल्द से जल्द भुगतान हो, क्योंकि पहले की योजनाओं में देखा गया है कुछ प्रक्रियाओं के कारण कि भुगतान 1 साल बाद होते थे, अदर होते थे। इसमें व्यापक रूप से ये चर्चा हुई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि जल्द से जल्द भुगतान हो। तो जो आपको स्थानीय आपदाओं के कारण जो भी क्षति होती है, जिसकी भुगतान आपको क्षति के 1 महीने में मिल जाएगी। इसमें प्रक्रिया के लिए इनको इंश्योरेंस कंपनी को 12 दिन का समय दिया गया है। 12 दिन के अंदर ये क्षतिपूर्ति आकलन करेंगे, उसके बाद ये रिपोर्ट देंगे, उसके बाद ये 30 दिन के अंदर भुगतान करेंगे। इसी तरह से जो आपकी व्यापक आपदाएं हैं उसमें राज्य सरकार को उपज आंकड़े भेजने के लिए बीमा कंपनियों में काफ़ी देरी होती थी, उसमें भी हम नई तकनीकी अदर माध्यम से करके जल्द से जल्द उपलब्ध हो उसकी व्यवस्था की गई है इस योजना में। और 1 महीने के अंदर जो फसल कटाई प्रयोग होती है उसके 1 महीने के अंदर बीमा कंपनियों को उपज आंकड़े भेजे जाएंगे और उसके 3 सप्ताह के अंदर भुगतान सुनिश्चित करनी होगी बीमा कंपनियों को। तो इसमें यह है कि जल्द से जल्द भुगतान हो, यह व्यवस्था की गई है। जी सुधाकर जी, अब मैं आना चाहूंगी इस बात पर कि कई किसान हैं जिन्हें कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। ये बताएं हमें कि अगर ऐसी कोई शिकायतें हैं या कि वो कोई सुझाव भी लेकर जाना चाहता हो तो वो कहाँ जा सकता है? देखिए, ऐसी तो योजना में पूरा ध्यान रखा गया, किसी को शिकायत का मौका ना मिले। सुझाव का मौका तब से मिलेगा, शिकायत का मौका ना मिले। फिर भी अगर उसको शिकायत लगती है तो
डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास जा सकता है, राज्य सरकार का जो नोडल अधिकारी होता है, जिला कृषि अधिकारी, वहां सूचना दे सकता है, या अपने बैंक में भी जाकर बता सकता है हमें ये समस्या है, तो बैंक जो है इंश्योरेंस कंपनी और संबंधित अधिकारियों को सूचना प्रेषित करेगी और किसानों को एक निश्चित अवधि के अंदर उसका जवाब, संतोषजनक जवाब मिलेगा। जी। और कोई सुझाव है तो सीधे भारत सरकार को भी भेज सकती है, उनके ईमेल पे कंपनी को भेज सकती है, राज्य सरकार को भेज सकती है कि ये चीज को आप इसमें सम्मिलित कीजिए या ये चीज की इसकी जरूरत नहीं है। जी। हाँ, तो बिल्कुल कार्यक्रम के हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। सुनील जी और तमाम मेहमानों से यही गुजारिश होगी कि अगर आखिरी कुछ भी सुझाव आप किसानों को देना चाहें इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ा हुआ, तो सुनील जी। देखिए, इसमें सबसे चीज़ है कि आपका प्रीमियम बहुत कम है, योजना को काफ़ी सरल किया गया है और जल्द से जल्द लाभ सुनिश्चित हो उसकी व्यवस्था की गई है। इसमें ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो, सारी चीज़ें हो, आपकी विश्वास, किसानों की विश्वास बना रहे ये योजना में, योजना को सही समय पर लाभ उनको मिले, ये सुनिश्चित किया गया है। इस योजना में समय जो अवधि है वो कम से कम लगे, इसलिए इसमें पूरी टेक्नोलॉजी की गई है, पूरी टेक्नोलॉजी के उपयोग की जाएगी, चाहे फसल कटाई के प्रयोग में हो, चाहे आपका कवरेज के टर्म में हो, अदर हो। मैं एक और इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें पहली बार ये व्यवस्था की गई है कि आपकी हर एक प्रक्रिया की जानकारी मिलेगी। जब आपके पैसा कटेंगे, बीमा प्रीमियम जमा करेंगे, उस टाइम भी आपके पास SMS जाएगा। जब आपके बीमा कंपनी आपका जो प्रीमियम चला गया, उस टाइम भी आपको सूचनाएं दी जाएगी। प्लस आप जब आपका क्षतिपूर्ति की आकलन हो जाएगी और बीमा दावा बन जाएगा, उस टाइम भी आपको SMS के माध्यम से, अन्य माध्यम से सूचनाएं मिलेगी। इसमें जो भी आपकी ग्रीवांसेस है, पहला एक सेंट्रलाइज पोर्टल है क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर आप सभी जगह अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन इस पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो एक डॉक नंबर मिलेगा। उस डॉक नंबर के पर आप हमेशा ट्रैक करते रहेंगे कि आपका शिकायत कहाँ कहाँ पहुँचा और इसका निवारण हो सके। तो ये योजनाएं आपकी सारी परेशानियों को देखते हुए, किसानों की सारी परेशानियों को देखते हुए बनाया गया है और इसमें व्यवस्था की गई कि अब आपकी कोई विशेष परेशानी ना हो और जल्द से जल्द इस योजना का लाभ आप ले सके। जी, राजीव जी। बात की शुरू से ही किसान को जुड़ने की बात है, अभी तक किसान भाई ज़्यादा जुड़ नहीं पाए थे क्योंकि शायद योजना जटिल थी, कई चीज़ों का प्रीमियम और दूसरी बातें पता नहीं लगती थी। इस बार बिल्कुल आसान है। एक तो ये प्रीमियम बहुत कम, आपको जो राशि दी जा रही है वो बहुत कम राशि दी जा रही है और बाकी की राशि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आपके बीमा के लिए राशि दे रहे हैं। तो इतना सस्ता ये आपके लिए किया गया है, तो इसका लाभ उठाएं। दूसरा, समय पर 31 जुलाई के बाद, मुख्यतः 31 जुलाई रखी है, अलग अलग राज्यों में इसको 15 दिन 10 दिन पहले बाद में भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कि वहाँ पे कब बुआई होती है। तो ये राज्य सरकार, आप अपने राज्य में पता करें और उससे पहले जुड़ें। और जो भाई नहीं जुड़ पाए हैं वो अपना ये ध्यान रखें कि उनका बीमा हो जाए। और जो दूसरे किसान भाई जिनको जानकारी नहीं है, आप उसको इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा दें। जी, सुधाकर जी। योजना का लाभ तभी किसी को मिल सकेगा जब उससे वो जुड़े, ये सबसे पहला है, ये सबको समझ में आनी चाहिए। और जुड़ने की भी एक अवधि है, एक निश्चित समय के अंदर जुड़ना है, ये दूसरी पॉइंट है। बहुत अच्छी जानकारियां आप तमाम लोगों ने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों पर यहाँ पर विस्तार से चर्चा हुई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 साल के दौरान किसानों की आय को दोगुना किया जाए और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जो जोखिम आते हैं, जो अनिश्चितता आती है किसानों के सामने, उस जोखिम को, उस अनिश्चितता को कम किया जा सके। और इसी के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बेहद ही महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी ये योजना है जिससे किसानों को इन जोखिमों से उबारा जा सकेगा। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारियां यहाँ से निकल कर आई हैं उससे आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।